बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल सॉल्व पेपर। आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे मॉडल सॉल्व पेपर के लिए। हालांकि इसके पहले मैंने मॉडल पेपर दे दिया था, उसको सॉल्व नहीं कराया था। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हम मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। आपके सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आज हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, एनईपी के तहत यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में जो लागू हुई है उसके अंतर्गत ये क्लास संचालित की जा रही है। तो जो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने नई एजुकेशनल पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति अप्लाई कर ली है, तो उनमें सभी के सिलेबस में अगर उनका केमिस्ट्री है तो आप में बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री आपके सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा। और यही पेपर आप सभी के यूनिवर्सिटी में आना है, सिलेबस सभी का सेम है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इस संकोच में ना रहिएगा कि ये आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये आप सभी के यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीके से। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों हम सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जिन्होंने मॉडल पेपर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में मॉडल पेपर देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडल सॉल्व पेपर। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट टेस्ट इन द लेबोरेटरी। यानी कि पूछा गया है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट प्रयोगशाला में परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। तो आपको आंसर लिखना है। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो 2 नंबर के होंगे और किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या है 5 नंबर के पूछे जाते हैं। शब्द सीमा इसकी 50 वर्ड रहती है और कहीं कहीं पर 100 वर्ड्स भी रहती है। तो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, तो पूछा गया था आपसे कि कार्बोहाइड्रेट का प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों आंसर किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग, आप हेडिंग डाल देंगे, आंसर लिखेंगे द कार्बोहाइड्रेट टेस्टेड इन लेबोरेटरी बाय मॉलिस टेस्ट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का प्रयोगशाला में परीक्षण जो किया जाता है वो मॉलिस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मॉलिस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन ए टेस्ट ट्यूब यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml एक्वस सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस देन एडेड 1 ml ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 देन द पर्पल रिंग फॉर्मेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किसके द्वारा होता है? मॉलिस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? एक परख नली लेकर के उसमें पदार्थ, किसी भी पदार्थ का 2 ml जलीय विलयन में 2 बूंद एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थलान की बूंद 2 बूंद डाल करके परख नली को दीवार के सहारे क्या करते हैं? खड़ी कर देते हैं और वहां पर 1 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 डालते हैं। जिस स्थान पर दोनों द्रव मिलते हैं वहां एक क्या होता है? बैगनी रंग का वलय बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? बैगनी रंग का वलय बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है? यही कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट होता है। जो ये बैगनी कलर बनाता है यही आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये आपके रहा पहले प्रश्न का आंसर। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप सर्च कर सकते हैं एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट। ठीक है, एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट आप सर्च करेंगे, वहां से आपको ज्वाइन करने का बटन आएगा, वहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों, व्हाट इज ए शॉर्ट नोट ऑन डीनेचुरेशन। यानी विकृतीकरण पर, डीनेचुरेशन पर क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो संक्षिप्त टिप्पणी कभी कभी आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछी जाती है। शॉर्ट टाइप मतलब कि कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसे क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं दोस्तों। तो लघु उत्तरीय में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आपसे 7.5 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो है विकृतीकरण क्या होता है। विकृतीकरण क्या होता है? आंसर करेंगे डीनेचुरेशन चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रोटीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है? चेंज करता है। सच एज पॉलीमराइजेशन
activity, solubility, etc. The characteristic shape of the protein is long during naturation. There are two types of naturation, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। दोस्तों नेचुरेशन जो होता है, डीनेचुरेशन जो होता है, इसे कहते हैं विकृतीकरण। तो विकृतीकरण क्या करता है, प्रोटीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, जैसे कि पोलराइजेशन, जैसे कि क्या पोलराइजेशन, एक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का जो कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है वो क्या करता है, लॉन्ग ड्यूरिंग डीनेचुरेशन के कारण क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और ये जो विकृतीकरण है दो प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है इरिवर्सिबल। क्या होती है, इरिवर्सिबल, दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, विकृतीकरण से प्रोटीन के भौतिक गुण की दृढ़ता और सक्रियता, विलेयता में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और वास्तव में जो विकृतीकरण होती है दोस्तों, वो प्रोटीन की क्या करती है, द्वितीयक और तृतीयक संरचना, द्वितीयक तृतीयक स्ट्रक्चर कह लें आप या संरचना कह लें आप। ठीक है, तो उनकी संरचना को क्या करता है, इनके संरचना में क्या करता है, पराबैंगनी कलर से इसमें प्रोटीन का अवक्षेपण और अवमंदन होता है। इसी के कारण जो वास्तव में इसकी संरचना होती है वो क्या होती है, बहुत जटिल हो जाती है। इसकी जो संरचना होती है दोस्तों वो बहुत जटिल हो जाती है। और ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। विकृतीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इन्हें कहते हैं अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। विकृतीकरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अनुत्क्रमणीय और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है उत्क्रमणीय। ठीक है, चलिए, तो आपको केवल और केवल इतना ही आंसर लिखना है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया, शॉर्ट आंसर का प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। पूछा गया डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। जितने लोग सेकेंड सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए, तो इसमें पूछा गया आपसे डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताना है। कभी कभी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछा जाता है डीएनए का। डीएनए का क्या पूछा जाता है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो आप आंसर लिखेंगे, हालांकि यहाँ पर पूछा गया डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस आपको बताना है। तो डिफरेंस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी और बॉटनी में डीएनए और आरएनए पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा था, मैंने डिस्कस कर दिया था। तो जितने लोग बायोलॉजी से हैं वो लोग इसको तैयार कर लिए होंगे। हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम्स एंड द मेनली कंसल्टेड इन डीएनए। ये गुणसूत्रों में मिलता है दोस्तों। डीएनए जो होता है ये गुणसूत्रों में मिलता है, और मुख्य रूप से डीएनए क्या होता है, सांद्रित रहता है, यानी कंसंट्रेटेड रहता है। अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए क्या होता है, आरएनए इज फाउंड मेनली इन द साइटोप्लाज्मिक बट सम अमाउंट ऑफ आल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस। दोस्तों, जो आरएनए होता है ये मुख्यतः कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है, किंतु इसकी कुछ मात्रा जो होती है वो न्यूक्लियस में व केंद्रक के द्रव तथा गुणसूत्रों में भी पाई जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, कम से कम अगर डिफरेंस पूछा जाए शॉर्ट आंसर में, कम से कम आप 2 से 3 डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, चलिए, दूसरा है डीएनए कंटेन द, डीएनए जो होता है वो डाईऑक्सीराइबोस शुगर कंटेन करता है। लेकिन अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए क्या होता है, आरएनए राइबोस शर्करा, आरएनए कंटेन राइबोस शुगर। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं कि जो डीएनए होता है वो क्या करता है, डाईऑक्सीराइबोस शुगर कंटेन करता है, यानी कि डाईराइबोस शर्करा इसमें उपलब्ध होती है, और आरएनए में क्या होती है, राइबोस शर्करा उपलब्ध होती है। अब तीसरा हो जाएगा, तीसरा जो डिफरेंस हो जाएगा, तीसरा क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया है डीएनए कंटेन द इक्वल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स। दोस्तों, डीएनए जो होता है, डीएनए पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स
के समान मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आरएनए की, अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में पिरिमिडिन्स व प्यूरिन के समान मात्रा, इसमें क्या होता है, समान मात्रा में पाया जाना आवश्यक नहीं होता है, और डीएनए में क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर आवश्यक नहीं होता, आरएनए में आवश्यक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न दोस्तों। चौथा प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित की रासायनिक संरचना लिखना है। रासायनिक संरचना, पहला दिया गया ग्लाइसिन और दूसरा दिया गया है एस्पार्टिक अम्ल। दोनों का क्या करना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। आपको केमिकल फार्मूला इसका नोट करना है। तो आप आंसर डाल करके लिख देंगे, पहला लिख देंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NH2, क्या होता है दोस्तों, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ये किसका है, ये ग्लाइसिन का होता है। अगर हम बात करें यहीं पर दूसरा क्या है, एस्पार्टिक अम्ल का, तो एस्पार्टिक अम्ल का क्या होता है, एस्पार्टिक अम्ल का होता है HCOOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आप लगा देंगे NH2 और COOH, ठीक है। तो HCOOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर COOH के साथ NH2 जोड़ देंगे। ये किसका है, एस्पार्टिक अम्ल का फार्मूला, केमिकल फार्मूला है। ये केमिकल फार्मूला किसका है दोस्तों, एस्पार्टिक अम्ल का है। तो आप ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वर्णन करना है। अगर एक नंबर में आपसे पूछा जाए, नहीं शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछा जाए, अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाए तब आप थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म में लिखेंगे। हालांकि यहाँ हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स आर ड्रग्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एजेंट्स है वो क्या है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एजेंट क्या होती हैं, एक प्रकार की दवाएं होती हैं विच अफेक्ट द सेंट्रल नर्वल सिस्टम, यानी CNS। CNS क्या है, C से सेंट्रल, N से नर्वल और S से सिस्टम, ठीक है। इसमें दिया गया है दोस्तों कि ये केंद्रिका तंत्रिका तंत्र को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। द CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग मोस्ट आवर बॉडीली फंक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ नर्वस इन द ब्रेन एंड स्पेशल कॉर्ड। दोस्तों आपको इतना ही लिख देना है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है कि केंद्रिका तंत्रिका तंत्र जो है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है वो एजेंट क्या होती हैं, एक प्रकार की दवाएं होती हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एजेंट क्या होती है, एक प्रकार की दवाएं होती हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे कि हमारे अधिकांश शारीरिक कार्य को क्या करती हैं, उनको संधारित करती हैं, संचालित करती हैं और नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपको आंसर लिख देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ड्राइव द ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग इक्वेशन आपको बताना है कि ब्रेग्स इक्वेशन क्या है और इसका जो है कब खोजा गया, किसने इस सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। तो WL ब्रेग्स वाज द फर्स्ट स्टेट द क्रिस्टल ऑफ एक्सरे एक्ट एज द बोथ ए ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एंड ए रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। ईच इलेक्ट्रिक प्लेन in the crystal behave like a line of grating will be progressively depend upon small d distance। दोस्तों जो ब्रेग्स इक्वेशन है वो WL ब्रेग्स ने पहली बार बताया था कि जो एक्सरे के लिए क्रिस्टल पारगमन ग्रेटिंग है तथा जो परावर्तन ग्रेटिंग है, जिसे ट्रांसमिशन कहते हैं, परावर्तन ग्रेटिंग है, वो दोनों की तरह वर्क करता है, दोनों की भांति कार्य करता है। और क्रिस्टल के प्रत्येक जालक तल में जो एक्सरे किरण के लिए जो ग्रेटिंग होती है वो एक व्यवहार की भांति क्या करती है, वर्क करती है। तो ग्रेटिंग द्वारा जो प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो
उनके जालक के तल पर जो मध्य बिंदु स्मॉल डी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, हालांकि मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। जिसका इक्वेशन है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इक्वेशन आपको तैयार करना होगा और इक्वेशन के साथ साथ इसका फिगर भी बनाना रहता है। फिगर बना करके आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग को इसको तैयार करना है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, डिस्क्राइब द पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? इट वॉज डिफाइंड एज व्हेन टू कंपाउंड हैविंग द सेम empirical formula but have different molecular weight. The compound having high molecular weight is known as polymer. दोस्तों इसमें बताया गया है पॉलीमर में कि जब दो यौगिक के समान रासायनिक सूत्र हों, जब किसी भी यौगिक के समान रासायनिक सूत्र होते हैं तथा उच्च आणविक भार वाले यौगिक को सरल या कम आणविक भार वाले अणु के साथ बहुलक के रूप में जाना जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जो पूरा जिम्मेदार है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। देखिए एक बार फिर से आप रट लेंगे, यहीं पर आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, पॉलीमर आपसे पूछा जाएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाने वाला है आपके एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान देंगे। पूछा गया है कि पॉलीमर होता क्या है। एक बार मैं रिपीट करूँगा आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट वाज डिफाइंड एज व्हेन टू कंपाउंड हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। जब दो यौगिक के समान रासायनिक सूत्र होते हैं लेकिन बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो डिफरेंट होता है। द कंपाउंड हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर कहलाते हैं। और इस पूरी घटना का जो जिम्मेदार है उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया दोस्तों, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। मेथिल ऑरेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न बनते रहते हैं। एक बात आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पास समय कम है, आपके पास समय बहुत ही कम है, 1 महीने का समय बचा हुआ है और इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी जून में आपकी परीक्षाएं। तो सिलेबस आपका लंबा है, इसके लिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा करके उसके साथ ही साथ जिस दिन जैसे कि मैंने पढ़ाया माल्टोस, माल्टोस क्या है उसका केमिकल फार्मूला, तो माल्टोस को सॉल्व कराने के बाद उसके क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया जाए, उसका आंसर कैसा होगा, आपको लिखना कैसे है वो भी क्लियर कर दिया जाए। एक ही क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर भी पता चल जाए, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर उससे रिलेटेड। ठीक है, और आपकी टॉपिक भी कवर हो जाए, ताकि समय कम है और आपको मैटर अच्छा मिल सके। तो नोट्स भी मैं जल्दी से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब मेथाइल ऑरेंज इसमें पूछा गया है, मेथाइल ऑरेंज पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप हेडिंग डाल देंगे मेथिल ऑरेंज, लिखेंगे इट इज़ एन एजोडाइन। ये क्या है? एक प्रकार का एजोडाइन है। इट कंसिस्ट या इट कंटेन एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप एज द क्रोमोफेयर। इट इज़ द प्रिपेयर्ड बाई कपलिंग डाई एजो सल्फोनिक एसिड विथ द डाई मेथाइल एनिलीन। दोस्तों ये जो आपका मेथाइल ऑरेंज है एक प्रकार का क्या है? एजोरंजक है। इसमें क्रोमोफोर के रूप में एन डबल बॉन्ड एन समूह उपस्थित होता है। क्या होता है दोस्तों? एन डबल बॉन्ड एन उपस्थित होता है और ये एक एजोकृत सल्फोनिक अम्ल का डाई मेथिल एनिलीन के साथ युग्म करके बनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है पीबीसी। पीबीसी पूछा गया है, पीबीसी क्या होता है? गिव द फॉर्मेशन ऑफ पीबीसी। तो पीबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन के कारण होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको इसको लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे? पीबीसी का फार्मूला क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग बनाइए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों? इसका फार्मूला होगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड किस प्रकार से बनता है? तो ये बनता है पॉलीमराइजेशन, यानी वाइनिल क्लोराइड का जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें पीबीसी प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इट इज मैन्युफैक्चर बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड को क्या करेंगे? C6H5O का वोल्टाइज के साथ उपस्थिति में रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? प्राप्त हो जाएगा हमें पीबीसी। इसका जो फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है दोस्तों CH2CH3Cl और सफिक्स में N।
ठीक है। ये वाटर में क्या होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। आपको अगर आपसे शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो आपको केवल और केवल इतना ही आंसर लिखना है, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड, और उसका आप रिएक्शन लिख देंगे, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, डिस्क्राइब द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को डिस्क्राइब करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे द फिफ्थ और थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर ऑफ ईच न्यूक्लियोटाइड इज जॉइंट बाई एन एस्टर बॉन्ड with a molecule of phosphoric acid and form of nucleotide. Hence nucleotide phosphate, nucleoside phosphate is called nucleotide. दोस्तों, प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के पाँचवें या तीसरे कार्बन एस्टर बंध द्वारा फास्फोरिक अम्ल के एक अणु के साथ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि फिफ्थ और थर्ड कार्बन किसके, पेंटोज शुगर के, तो ईच न्यूक्लियोसाइड इज ज्वाइंड बाय एस्टर बॉन्ड विथ ए मालिक्यूल ऑफ द फास्फोरिक एसिड। यानी कि इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड से करेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन, तब हमें प्राप्त होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन करा देंगे तो हमें न्यूक्लियोसाइड प्राप्त हो जाएगा, यही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के आज हमने 10 प्रश्न सॉल्व किए हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपका मॉडल सॉल्व पेपर का। कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मॉडल सॉल्व पेपर, जिसमें हम शॉर्ट आंसर को कवर करेंगे और लॉन्ग आंसर को कवर करेंगे। थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने केवल आज शॉर्ट आंसर को डिस्कस किया है। कल की क्लास में पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व करा करके और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, परेशान मत रहिएगा। और अब कम से कम केमिस्ट्री की आपकी 2 से 3 क्लास पर डे होगी, एक क्लास नहीं 2 से 3 क्लास पर डे होगी, क्योंकि सिलेबस आपका लंबा है और जल्द ही मैं आपको पूरा सिलेबस करने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ जूलॉजी और बॉटनी का मॉडल पेपर और मॉडल सॉल्यूशन दे दूंगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें केवल और केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री और मैथ माफ़ करिएगा, फिजिक्स और मैथ के लिए क्लास आपके पवन सर स्टार्ट कर चुके हैं। तो फिजिक्स और मैथ के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो देखेंगे। हालांकि मैं आपको मैथ के लिए भी सर को जल्द ही बताने वाला हूँ कि आपको मॉडल पेपर दे दिया जाए, मॉडल पेपर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। PDF के लिए आप लिंक के, अगर लिंक ओपन नहीं हो रही तो आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, या आपको कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं 9984947535 पर। आप कॉल करके और जो भी आपकी समस्या है, चाहे वो क्लास से रिलेटेड, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी। आपको PDF भी दे दिया जाएगा। और व्हाट्सएप में, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस पर कॉल करके अपना नाम कंफर्म कराइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।